नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपको हमेशा वैल्यू देते रहना और अच्छी इंफॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसको जितने भी खर्चे करें, जितने भी इनकम आए, वो सारे का छूट मिल जाए। तो जितने भी रिसिप्ट हैं उसका छूट वो लेना चाहता है। लेकिन उसको छूट मिलेगा कब? जब वो 12A का रजिस्ट्रेशन लेगा। क्या लेगा? 12A का रजिस्ट्रेशन लेने वाला है, राइट। अब 12A का रजिस्ट्रेशन लेने से क्या फायदे होंगे, सबसे पहले ये पता रहेगा, तब तो जाकर 12A रजिस्ट्रेशन लेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो है 12A का रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि ये बेनिफिट्स हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम उसका रजिस्ट्रेशन क्यों लें, राइट। नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा क्राइटेरिया और उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 12A का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है, एग्जेम्पशन मिलता है। किस चीज का एग्जेम्पशन मिलता है? इनकम टैक्स का पेमेंट करने से एग्जेम्पशन मिलता है। कौन सा एग्जेम्पशन मिलता है? इनकम टैक्स का पेमेंट करने से एग्जेम्पशन मिलता है। और नॉर्मली क्या होता है, 12A का रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई करते हैं? या तो तुरंत अप्लाई करते हैं या फिर 1 2 3 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नो टाइम फ्रेम, नो टाइम फ्रेम। जब आपको लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो समाज सेवा उसके अंदर में है, तब जाकर आप ये 12A का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, क्योंकि 12A का क्राइटेरिया ही है समाज सेवा। अगर आप कम्युनिटी और समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर आपको मिलने वाला जो पैसा है उस पर टैक्स बचेगा। कितना बचेगा, कितने अमाउंट पे बचेगा, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट, ये किसको किसको ये वाला बेनिफिट मिल सकता है 12A का रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनीज को मिल सकता है। दूसरा, ट्रस्ट को मिल सकता है। तीसरा, एनजीओज। एनजीओ मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एनजीओज एक्चुअल में हम लोग को एनजीओ नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलना चाहिए। एनजीओ वर्ड आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं एनजीओ वर्ड बोल रहा हूं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को ध्यान रखना है। तो सेक्शन 8 कंपनीज आएंगे, ट्रस्ट पूरे आएंगे। ट्रस्ट, वो ट्रस्ट जिसमें चैरिटेबल और समाज सेवा पूरा क्लियरली वाला काम हो रहा है, किसी एक पर्सन के बेनिफिट वाला ट्रस्ट नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली उसका ऑब्जेक्ट में ही लिखा है कि नॉन प्रॉफिट है, तो वो आ सकता है। और ये 12A का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इनको फॉर्म नंबर 10A फाइल करना पड़ेगा, तब जाकर इनको इनका जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब जो टोटल पैसा इनको रिसीव होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है वो सरप्लस पे इनको छूट मिलती है। लेकिन कैसे मिलेगी ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये जो है 12A का रजिस्ट्रेशन, मैं आपको फिर से बता दूं, फॉर्म नंबर 10A फाइलिंग करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि इसमें 12A के रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो फंड हमारे पास बचता है, सरप्लस जिसको बोलते हैं, वो सरप्लस पे हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सरप्लस पे हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जितना भी इनकम हमको रिसीव होता है वो उसको हम लोग एक्सपेंस कर सकते हैं दो जगह पे, राइट। एक तो हम लोग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब आप उसको खर्च कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपने उससे कोई भी प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग बना लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, या कोई जमीन खरीद लिया जिसमें आश्रम बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं, वो पैसे कहीं पर भी खर्च कर लो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड आइटम हो, चाहे वो आपका बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम हो, मतलब चाहे वो ऑपरेटिंग आइटम हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट रिलेटेड आइटम हो या फिर एसेट रिलेटेड आइटम हो, वो सारे अलाउड होंगे। हमको सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट देखना होता है कि टोटल रिसिप्ट 100 रुपए हुए और टोटल जो पेमेंट हुए हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हुए हैं, वो 85 रुपीज तक का अगर पेमेंट है तो फिर बाकी 15 रुपए एकदम जीरो टैक्स देने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर आपका रिसिप्ट हुआ 100 रुपए और आपने खर्चा किया 60 रुपीज, ये 85 रुपीज मैंने क्यों बोला, क्योंकि 15%, अगर 12A रजिस्ट्रेशन है तो 15% पे टैक्स नहीं देना है। बाकी 85 रुपीज आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी एक्सपेंसेस हो। किसी साल में अगर कम एक्सपेंसेस किए तो क्या हो जाएगा, किसी साल में अगर आपने कम एक्सपेंसेस किए तो वो अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर खर्च कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 100 रुपए आया, 60 रुपीज आपने खर्च किया, 15 रुपए आपको वैसे ही छूट मिलने वाली है, इसका मतलब 75 रुपए तो आप साइड कर लीजिए। 25 रुपए जो आप खर्च नहीं कर पाए, उस 25 रुपए को नेक्स्ट ईयर में ऐड करके उसमें आपको खर्च करने का अनुमति है। और उस साल भी नहीं होता तो आगे भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट ये है कि कम से कम 85% अगर आप खर्च करते हो किसी भी तरीके से, तो 15% की आपको छूट मिलने वाली है, राइट। नेक्स्ट है, इसमें है एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम विच इज कंसिडर्ड टू बी द इनकम एप्लीकेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द एसएससीज टोटल इनकम। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया किसी कारण से, जैसे मैंने 25 रुपए कैरी फॉरवर्ड करने का, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो
वो 25 रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगले साल खर्च करोगे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हो। पूरा फैसिलिटी इनकम टैक्स दिया है, ये आपके ऊपर है कि आप नेक्स्ट ईयर उसको खर्च करने का इंटेंशन रखते हैं कि नहीं। अगर रखते हैं तो फिर आपको टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें और क्या फायदे होते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मिलना आपको आसान हो जाता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलना आसान हो जाता है, चाहे वो आपसे किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट हो, एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये उनको मिलना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका अलग से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, तो आपका रिकॉग्निशन बहुत अच्छा रहता है, राइट। उसके अलावा अगर आप सेक्शन 8 में हैं, सेक्शन 8 कंपनी जो कि किसी भी प्रकार से समाज सेवा वाली सेक्शन 8 कंपनी है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस में भी अगर आप समाज सेवा कर रहे हो तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी अगर है तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि ये कॉर्पोरेट है, राइट। ये किसके लिए मैंने बोला, सेक्शन 8 के लिए। और रेपुटेशन गुडविल अच्छा रहता है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो लोन मिलना ईजी हो जाता है, राइट। और इसके अलावा जो भी इससे कनेक्टेड रहता है ना, उसका पर्सनल रेपुटेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पास बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको 15% तो डायरेक्ट आपको छूट मिल जा रहा है। बाकी पैसे जो 85% है उसको आपको खर्च करने होते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल में खर्च करिए चाहे कैपिटल में खर्च करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा आप एक्यूमुलेटेड इनकम को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है और इसको वापस रिन्यू कराने की जरूरत रहती है। ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं जैसे सेक्शन 8, और एजुकेशन या फिर अगर आप हेल्थ का भी काम करेंगे तो भी आपको लोन मिलना ईजी हो जाएगा। हेल्थ इसका मतलब हॉस्पिटैलिटी या हेल्थ से रिलेटेड काम करेंगे तो भी लोन ईजी हो जाएगा। बस उसमें जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है और जो पैसे पटाने हैं उसके बारे में आपको सही जानकारी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था लाभ, और क्या कैसे कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल वीडियो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपना मैं वो बनाकर आप लोगों को जरूर देने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो।